1.4 वोल्ट का करंट बताते हैं कि एक सेल के अंदर एक बैटरी की तरह काम करती है। 1.4 मिली वोल्ट इंटू 50 ट्रिलियन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। करीब 700 ट्रिलियन सेल्स की वोल्ट की एनर्जी को लेकर के मनुष्य घूमता है, और इस पूरी कम्युनिटी का जो मन माना गया है, मस्तिष्क को माना गया है ना। और इसलिए कहा है आचार्य जी ने, एक जगह लिखा है अपने उसके अंदर गायत्री मंजरी के अंदर की चेतनाए केंद्रं तु मनुष्याणां मनोमतम जायते महती तंत्र शक्ति स्मिन् वशंगते। मनुष्य का मन ही चेतना का केंद्र है, और उसको यदि वश में किया जा सके, उसे यदि अपनी इच्छा से चलाया जा सके, तो फिर ऊर्जा वहां जाती है जहां जहां वो चलता है मन। हमारी चेतना का प्रभाव उसी दिशा में बहता है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम चेतना के, ऊर्जा के केंद्र हैं, चेतना के केंद्र हैं, और ये ऊर्जा और चेतना कहाँ जाती है? हमारे मन की गति के साथ जाती है। यदि हमारा मन सकारात्मक चिंतन से भरा हुआ है तो ये चेतना भी ऊर्ध्वगामी रहती है, और जब हमारा मन अनिश्चितताओं से भरा रहता है, भय से भरा रहता है, चिंताओं से भरा रहता है, तो ये नेगेटिव दिशा में चली जाती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय, और ये चेतना ही है, ये ऊर्जा ही है जो हमारे प्रोटीन से लेकर के हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था को संभालती है, हमारे जीन्स तक को, सबको संभालने का काम यही करती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज का विषय में हमें बोध कराने के लिए हमारे बीच में बड़ी महत्वपूर्ण शख्सियत हैं, आदरणीय राजा विभूर जैन साहब। आप अगर हम उनकी जॉब के लिए कहें या उनकी बात कहें कि वो वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वो पूना में हैं इस समय, और वो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है डीजीक्यू डिपार्टमेंट, डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण सीनियर साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा भी मैं उनको जहां तक जानता हूँ, वो वास्तव में रियल में इंजीनियर है ना। इलेक्ट्रिकल उनका फील्ड रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों ही फील्ड के अंदर वो रियल, जिसे इंजीनियर कहते हैं, वैसे ही मेरे साथ भी कुछ मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का। उनकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उनकी इलेक्ट्रिकल के अंदर है, और उन्होंने अपना पीजीडीएम, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट ऑपरेशंस के अंदर भी किया है, और वो सर्टिफाइड एनर्जी मैनेजर है। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने बाहर की एनर्जी को समझते समझते जीवन की एनर्जी को भी समझने का प्रयास किया है। और वो बीई हैं, पीजीडीएमएस, पीजीडीसीए, डीओई, एसीसी, जो हमारा कंप्यूटर, मिनिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस का डिपार्टमेंट है, वहां से उनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। वो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, वहां से उनको ये एक्रीडेशन मिला हुआ है। एक बहुत ही रिनाउंड नेम है जिस फील्ड के लोग हैं उनके बीच में, और भारत सरकार की सेवा में रत हैं। लेकिन ये उनकी भौतिक विशेषता है, लेकिन मूलतः वो आध्यात्मिक पुरुष है। उनका चिंतन, उनके उससे मैं एक लंबे समय से परिचित रहा हूँ। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी की तरफ से उनसे भावभरा आमंत्रण कर रहा हूँ, आए और हमारे को आज का जो विषय है ऊर्जा का सदुपयोग, चिंता है, चिंतन के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को कंजर्व कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अपने उपयोगी कामों में अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा सकते हैं। और किस तरह हम निकटताओं से बचा करके, हमारा जो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऊर्जा हमारी बिखरने लगती है, उसको कैसे बचा सकते हैं, इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए भावभरा आमंत्रण आदरणीय श्री राजा विभूर जैन साहब, प्लीज। आप सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, स्पीकर सर अपने आप को अनम्यूट करें। सभी लोगों को मेरा सभी से एक अपेक्षा है, तो अपने अपने फोन को थोड़ा तो आवाज ठीक से है। साहब थोड़ी आवाज कम आ रही है आपकी। दो जगह तो ज्वाइन नहीं है आप क्या? हाँ, 2 जगह से ज्वाइन है, उसको थोड़ा दूर कर दीजिए, या दूसरे मोबाइल को थोड़ा दूर कर लीजिए। जी जी, या उसको। अभी ठीक है सर? हाँ ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात। जैसा कि आदरणीय राव साहब ने मेरा परिचय दिया, तो काफी लोगों को लगा होगा कि बहुत बड़ी शख्सियत है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सामान्य आदमी आप लोगों के, और मैंने करीब 18 साल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में भी काम किया है राव साहब के साथ और काफी लोगों के साथ, और 2016 से मैं डीजीक्यू में हूँ। अभी मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ इस तरह से स्पीकिंग या इसके लिए लायक हूँ, बट राव साहब का जो आग्रह रहता है वो हमारे लिए आदेश की तरह होता है, तो इसलिए जो भी उन्होंने आदेश किया कि वो हमें करना ही। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को एक बार म्यूट कर लें। तो आज का विषय, जैसे सर ने बताया, ऊर्जा का उपयोग, चिंता और चिंतन। साथियों, जैसे कि हम सबको पता है कि इस संसार में सभी चीजें, प्रत्येक वस्तु, प्राणी, जीव, निर्जीव, भावना, सब ऊर्जा का ही रूप है। मतलब एक तरह से हम बोले तो पूरा ब्रह्मांड एक ऊर्जा पिंड है, और हम सब
छोटे छोटे ऊर्जा पुंज हैं और सभी लोग एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी सबकी अपनी है, सब एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कंपन कर रहे हैं। अगर आप एक इंसान को अगर वैज्ञानिक एक लेवल पे ब्रेक करेंगे तो वो जाके परमाणुओं का एक समूह रह जाता है जो एक अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पे कंपन कर रहा है। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु ऊर्जा है, ऊर्जा का ही छोटा रूप है और ऊर्जा परमाणुओं का समूह है और सबकी अपनी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। मतलब आप ऐसे मान सकते हैं सामान्य भाषा में कि हम सभी लोग एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी के टावर्स हैं, मोबाइल टावर जैसे रहते हैं ना, उस टाइप से हैं और हम सब लोग अपने अपने विशेष फ्रीक्वेंसी से कंपन कर रहे हैं। और ऊर्जा का एक दूसरा सिद्धांत भी है कि ऊर्जा को कभी ना ही आप उसको पैदा कर सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और कांट बी जनरेटेड। वो सिर्फ अपना रूप बदलती है और एक जगह से दूसरी जगह गति करती है अपनी स्वतः स्फूर्त ऊर्जा के साथ। मतलब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही गति करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाती है। जैसे पानी और बिजली का आप सिद्धांत ले, बिजली हमेशा उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की तरफ अपने आप जाती है, गति करती है, उसी से हमें करंट का जो फ्लो रहता है वैसे ही रहता है। और पानी का सिद्धांत और थोड़ा आसान है, उदाहरण कि आप अगर घर के ऊपर छत पे एक पानी का टैंक जैसे सबके यहाँ रहता है तो वो ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ खुद ही गति करता है। इसी तरह से ऊर्जा का भी है। ऊर्जा जैसे हर व्यक्ति का अपना एक ऊर्जा स्तर होता है, उसको आप चेतना का स्तर बोल सकते हैं, आप उसको ऊर्जा का स्तर बोल सकते हैं। तो जिस व्यक्ति का ऊर्जा स्तर थोड़ा ऊंचा रहता है और उससे कोई निम्न ऊर्जा वाला व्यक्ति मिलता है तो ऊर्जा स्वयं स्वतः स्फूर्त उच्च ऊर्जा लेवल से स्तर से नीचे की तरफ गति करती है। तो इस पे ही हम लोग आज एक चर्चा करने वाले हैं। अब आप देखिए कि प्रकृति की जो व्यवस्था है वो बहुत ही सुंदर है और उसमें एक अपना संतुलन होता है। मतलब ऊर्जा हमेशा एक संतुलन में गति करती है। अब और वो हमेशा एक वर्तुल में, मतलब एक सर्कल में रहना चाहती है। जहां कहीं भी एक उसको फील्ड खाली मिलता है उस जगह को भरने के लिए जाती है। तो इस ये प्रकृति की व्यवस्था बहुत ही सुंदर है और प्रकृति हमेशा उसे देती है तो पात्र होता है। मतलब अगर जैसे आपने कई जगह पढ़ा होगा कि अगर किसी के पास किसी चीज की कमी है और वो एक संपूर्ण भावना से प्रभु के सामने समर्पण करे कि साहब भगवान मुझे ये चाहिए और मेरे पास इस चीज की कमी है और मैं इसके लिए ये मेरे बस में नहीं है, तो उसको प्रकृति की तरफ से या आप कहें प्रभु की तरफ से वो ऊर्जा या वो चीज जिसके लिए वो पात्र है वो उसको मिलती है। अब इसमें शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सुपात्र होने चाहिए। अब अब अगर जैसे आप देखें कि अब इसको हम इस संबंध में समझते हैं कि अब आप विचार करिए कि एक परिवार है, किसी का उस परिवार में अब लोगों की शादियां तय होती हैं, ये एक लाइटर नोट पे है। अब आप देखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा अपने आसपास कि जिस घर में जो पुरुष है वो थोड़ा सक्षम रहता है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो उसकी पत्नी जो है वो थोड़ी सी आपको डल जैसी महसूस होगी, लेकिन वो बैलेंस होता है। मतलब गृहस्थी जो है वो संतुलित होती है और ये सब प्रकृति की तरफ से होता है। आप ऐसा कुछ नहीं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक प्राकृतिक संतुलन है जो हमेशा प्रकृति आपको प्रदान करती है। अब हम वापस आते हैं अपने विषय पे। अब जैसे पृथ्वी की गति है, आप देखिए कि प्रकृति का जो संतुलन है उसके उदाहरण देखिए आप। पृथ्वी की गति, मतलब हमको क्या लगता है हम बहुत छोटी छोटी चीजों के संतुलन में ना जाएं। अगर हम चीजों को थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आप देखिए कि पृथ्वी की गति, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की गति, पृथ्वी का झुकाव एक स्पेशल एंगल पे होता है। मतलब ये सारी चीजें एक संतुलन में है। अगर इसमें से थोड़ा सा भी, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री का भी डिफरेंस हो तो हमारा वर्षा चक्र, हमारा मौसम चक्र, वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो प्रकृति या आप कहें कि परमात्मा वो चीजों को कितने अच्छे से बैलेंस करते हैं, कितना अच्छा संतुलन वो बनाते हैं, वो हम अगर ध्यान दें थोड़ा सा तो हमें महसूस होगा कि हमारे हर तरफ, हमारे चारों तरफ एक संतुलन है। कोई भी चीज मतलब डिस्टर्ब स्टेज में नहीं है, हर चीज बैलेंस स्टेज में है, आपको दिखाई देगी। तो वो एक प्राकृतिक संतुलन या बैलेंस है जो हर जगह आपको दिखाई देगा। तो इसको आप मान के चलें। अब आप देखिए जो ग्रहों की आपसी दूरी है, मतलब हमारे सौरमंडल में पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, वो भी एक इस तरह के संतुलन में है
कि कोई भी ग्रह एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता या उसको इन्वेड नहीं करता। वो उनका सबका डिस्टेंस भी एक स्पेशल उससे है और वो ऑटोमेटिक है, मतलब वो प्राकृतिक तरीके से है। आप चाह के भी उसको मतलब कुछ उसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो ये सब कुछ जो हमारा सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली एक प्राकृतिक संतुलन में चलता है। आप छोटे से बड़े लेवल पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक प्राकृतिक संतुलन आपको हर जगह मिलेगा। तो इसी तरह ऊर्जा का भी संतुलन है, मतलब ब्रह्मांड में या कहीं पे भी, जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड में सौरमंडल में जो प्रभु की रचना है, इसमें जहाँ कहीं ऊर्जा की कमी रहती है वहां वो हायर नोड से लोअर नोड की तरफ ऑटोमेटिक आती है और एक बैलेंस बनाती है। अब इसका एक उदाहरण आप और देख सकते हैं, जैसे हमारे जो महादेव शिव हैं, जो हमारे महादेव हैं, प्रभु हैं, उनका अर्धनारीश्वर रूप जो है उसमें भी दो ऊर्जाओं का संतुलन होता है। उस अर्धनारीश्वर रूप में प्राण ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा, वो दोनों का संतुलन है। वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर संतुलन है। तो वो भी एक जैसे हम लोग हर जगह पढ़ते हैं हमारे ग्रंथों में और इसमें, तो वो हमने देखा है कि वो भी एक ऐसा संतुलन का एक उदाहरण जो आम लोगों को समझाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि उसको यिन और यांग एनर्जी बोलते हैं। उनका भी एक ऐसा संतुलन, और वो हर आदमी के अंदर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महादेव में ही है, वो सबके अंदर है। किसी में कम होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में पौरुष ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है तो स्त्रैण ऊर्जा थोड़ी कम है, किसी में स्त्रैण ऊर्जा थोड़ी ज्यादा है तो पौरुष ऊर्जा कम है, बट एक बैलेंस में है, सब एक वर्तुल में है, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं है। ये वो जो है वो हमारे सारे संतुलन, प्राकृतिक संतुलन का एक आधार है जिसको हम मान सकते हैं। अब हम ऊर्जा संतुलन के और भी प्रकार हैं। जैसे हम देखें कि हम अपने आसपास हम एक चीज सुनते हैं कि भैया ये अच्छा काम करो, इसकी मदद करो, दान करो, पुण्य काम करो, तो इससे आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और अगर आप कुछ ऐसे काम करते हो जो सही नहीं है तो उससे आपको नेगेटिव एनर्जी आपको ज्यादा आपके आसपास इकट्ठी होगी। तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब होता है। अब आप एक फॉर एग्जांपल आप मान के चलें कि एक कोई व्यक्ति है और उसका ऊर्जा का स्तर 100 है, हम ऐसा मान के चलते हैं, और वो किसी नेगेटिव एनर्जी वाले व्यक्ति के संपर्क में आता है या कोई ऐसा काम करता है या किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में जाता है जहाँ पे आसपास का जो माहौल है वो नेगेटिव ऊर्जा वाला है, नेगेटिव एनर्जी वहां आसपास है, तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, मतलब उसका जो एनर्जी लेवल है वो 100 से नीचे आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल। और अब वो उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी उसको कमी फील होगी, उतनी पॉजिटिव एनर्जी की। अब उसको पूरा करने के लिए हमेशा उसके मन में एक मतलब उद्वेलन होगा या उसके मन में एक भावना आएगी कि मैं इस अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लूं। उसके अंदर उसको एक बेचैनी महसूस होगी जब तक कि वो जो ऊर्जा का उसका ह्रास हुआ है उतनी पॉजिटिव एनर्जी वाले माहौल में जाके वो उस ऊर्जा की पूर्ति ना कर ले, तब तक वो बेचैन रहेगा। तो वो बैलेंस वहां से भी रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि मंदिर में जाके शांति मिलती है, तो मंदिर पुराने और जितना प्राचीन मंदिर होगा उसमें उतनी ही ज्यादा ऊर्जा होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो वहां पे क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि वहां पे लोगों की जितना प्राचीन मंदिर होगा उतने पुराने समय से लोग वहां आते रहे होंगे। कोई 400 साल पुराना मंदिर है, कोई 500 साल पुराना मंदिर है, तो उन सब लोगों की जो श्रद्धा की ऊर्जा होती है और वो मंदिर की जो संरचना होती है वो इस टाइप की रहती है कि ऊपर एक शंकु के आकार में शिखर रहता है, तो सबकी ऊर्जाएं, श्रद्धा ऊर्जा ऊपर उठती है और वहां से वो फिर पिन पॉइंट होकर नीचे की तरफ आती है। तो जो मंदिरों का माहौल है, जो वहां पे एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। तो जब आप वहां जाते हैं तो आपको एक अलग टाइप की शांति का अनुभव होता है, क्योंकि आपका जो जितना भी आपका, क्योंकि आजकल के जो हम समय में है वहां पे हमारा दिन पे दिन जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उन सब में हमारा, अब आप टीवी देख रहे हो, न्यूज चैनल आपने लगाया, उसमें हमेशा नेगेटिव खबरें आती हैं, तो वो आपका एनर्जी लॉस हमेशा होता रहता है। और जब आप मंदिर में या किसी ऐसी जगह पे जाते हो तो वो लॉस पूरा होता है, क्योंकि वो फिर बैलेंस हो जाती है आपकी एनर्जी। तो इसलिए आपको मंदिर में जाके बड़ी शांति का अनुभव होता है। अब चर्चा करते हैं ऐसे उपाय कि जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी प्राप्त हो सकती है, या हम माने कि उसके स्रोत के बारे में कि पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आपको मिलेगी और नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे काम करो, सबकी भलाई करो, सच बोलो, लोगों से प्रेम करो। ये सब क्यों? क्योंकि इन सब से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सबसे, आप किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार कराएं तो आपको अंदर से ऐसा फील होगा कि
हाँ भाई मैंने कुछ अच्छा, वो एक फीलिंग है। आपने कोई देखा कि वो बच्चा भूखा है, आपने उसको खाने के लिए कुछ दे दिया, वो आपको मतलब ऐसे तो आपको बाहर से तो कुछ मतलब सांसारिक रूप से भौतिक रूप से तो कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको एक फीलिंग होगी कि हाँ मैंने आज कुछ अच्छा काम किया, तो वो आपको पॉजिटिव एनर्जी वहां से फील होगी। अगर आप थोड़ा सा विजिल रहते हैं उसके प्रति कि हाँ मैंने ये काम किया, आप ऐसा महसूस करके देखिए तो आपको थोड़ा लगेगा। और ये भी बोला जाता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी की बुराई मत करो, किसी की निंदा मत करो। इन सब कामों से, ये हमें बचपन से सिखाया जाता है, तो इन सब कामों से हमें नेगेटिव एनर्जी की तरफ हम जाते हैं, तो मतलब हमारी पॉजिटिव एनर्जी का लॉस होता है, ह्रास होता है, इसलिए ये सब काम नहीं करने चाहिए। फिर जब हम थोड़े से और बड़े होते हैं, जैसे हम यंग हो गए उसके बाद, तो हमें बोला जाता है कि अब आप एक्सरसाइज करो, योग करो, प्राणायाम करो, आप मंदिर जाओ, ये सब चीजें बोली जाती है एज के हिसाब से, तो इन सब से भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। फिर आलस्य मत करो, किसी का अपमान मत करो, झगड़ा मत करो, ये सब नेगेटिव एनर्जी चीजें, तो ये सब ना करें। ये हमें एक व्यस्त उसमें व्यस्त एज में हमें बोला जाता है। उसके बाद थोड़ा सा और बड़े हो जाते हैं, हम थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हमें बोला जाता है कि आप भगवान का भजन करो, आप शांत रहो, शांत रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा वॉक करो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। ये सब चीजें हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। मतलब हर अलग अलग एज लेवल पे आपको अलग अलग चीजें बताई जाती हैं और सभी लोगों को बताई जाती हैं। हम उसके बारे में उतने विजिल नहीं होते, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये हमारे हमारे देश की जो संस्कृति है उसमें ये सभी चीजें हमें कहीं ना कहीं पढ़ने को, देखने को, स्कूल में जाएंगे तो वहां पे घर में मदर फादर और दादाजी नानी जी सब बड़े लोग हमें समझाते हैं कि ये करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब मंत्रों का उच्चारण, जैसे अभी हमारा गायत्री परिवार है, आप देखिए आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किसी दिन महसूस कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि मैं आज बहुत बहुत मतलब उद्वेलित हूँ, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, आप बैठ के आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। आप, हम जैसे जैन लोग हैं तो हमारे नमोकार मंत्र का जाप है, तो आप उसका जाप करिए। आप ये सब मंत्रों के उच्चारण से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चैंटिंग करिए इन मंत्रों की। अगर आप शुद्ध उच्चारण के साथ आप चैंटिंग करते हैं तो आपको ध्वनि ऊर्जा, मतलब आपको वो पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये सारे सोर्स वो है ना जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। इन सबका हमें ध्यान रखना है और इन सबको टाइम टाइम पे हमें यूज भी करना है, अपने अपने आप को संतुलित, अपनी ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए। अब ये तो अब जैसे ये हो, अब मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं जानता हूँ कि ऊर्जा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। अब इसके एग्जांपल आप देख सकते हो कि भाई रूप कैसे बदलती है। तो अब आप देखो कि आपने जो है पानी है, अभी गर्मी का टाइम है, आप पानी को फ्रिज में रखोगे, तो आपने क्या किया कि पानी से आपने ऊष्मा ऊर्जा निकाल ली, तो उसकी स्थिति चेंज हो जाती है, वो बर्फ बन जाती है। लेकिन उसमें वो ऊर्जा ने अपना रूप बदला। अब आप उसको और थोड़ा सा ठंडा करोगे तो और आइस में बदलेगी, या आप आइस को लेके उसको थोड़ा हीट दो, आप उसको थोड़ी ऊष्मा ऊर्जा दोगे तो वो पानी में बदलेगी, और थोड़ा गर्म करोगे तो वो स्टीम में बदल जाएगी। तो मतलब ऊर्जा कहीं जाती नहीं है, वो अपने सिर्फ रूप बदलती रहती है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाती है। तो ये फिजिकल एनर्जी हो गई। इसी तरह से जो ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूँ, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव, वो भी अपना रूप बदलती है। आप बहुत अच्छी स्टेट में हो। आप एक एग्जांपल देखो कि अभी जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और एक न्यूज आएगी कि बॉर्डर पे भारत के 10 सैनिक शहीद हुए। न्यूज एक ही है, बट दोनों देशों में उसका अलग अलग इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान के लिए वो बहुत खुशी की न्यूज होगी, उनका एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और हमारे लिए वो न्यूज सुन के हम लोगों का एनर्जी लेवल कम होगा। तो ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ये एनर्जी वो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, जो आपकी जो भावनात्मक ऊर्जा, या जो ऊर्जा जिसके बैलेंस में हम लोग रहते हैं। और आजकल साइंटिस्ट ने मतलब और थोड़ा सा आगे जाके रिसर्च करना शुरू किया है, तो उन्होंने एक फोटोग्राफी डेवलप हुई है, वो किरलियन फोटोग्राफी उसका नाम है। अगर उससे आपका फोटो लेते हैं ना, तो आपको आपका जो स्थूल शरीर है वो दिखाई नहीं देता है, उसमें 7 रंग का एक ऑरा आता है, अलग अलग कलर के, जैसे आप रेनबो के कलर देखते हैं उस टाइप के कलर का ऑरा आता है, अलग अलग 7 तरह के ऑराज आते हैं। तो वो अगर आपका एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है तो ऑरा बिल्कुल पूरा आपको दिखाई देगा, एकदम संतुलित। और अगर आप बीमार हैं, आपको कोई कष्ट है, आपको कुछ मेंटल कुछ परेशानी है, तो वो कहीं से कटा होगा, कहीं से डिस्टर्ब होगा। तो ऐसी फोटोग्राफी भी डेवलप हुई है। मतलब जो हम लोग बातें करते थे या जो हमारे ग्रंथों में लिखा है वो अभी प्रूव होना भी शुरू हो गया, धीरे धीरे साइंटिस्ट उस तरफ जा रहे हैं। अब ये तो क्लियर हो गया हमारा कि ऊर्जा की महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी हमने देखा।
अब हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि नॉर्मल लाइफ में, जैसे हम लोग अब आजकल की लाइफ में हम पॉजिटिव एनर्जी कैसे कैसे गेन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि बहुत इजी है वो, जैसे कि प्रसन्नता, प्रसन्न रहे। आप जितना ज्यादा मतलब प्रसन्न रहना एक बहुत आसान रास्ता है। अब ऐसे तो कोई बोलेगा कि भाई ऐसे कैसे प्रसन्न रहे, मतलब प्रसन्न कैसे रहा जा सकता है। प्रसन्न रहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप, उसका दूसरा पॉइंट आएगा आपकी संतोष रखें। मतलब आप ये मान के चले कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। और वो संतोष कैसे आपको आएगा कि आप ये माने कि मेरी पात्रता इतनी ही थी, क्योंकि संसार में बहुत लोग हैं। अब हर व्यक्ति की पात्रता अलग है उसके कर्मों के हिसाब से। तो प्रभु जी आपको आपकी पात्रता से हमेशा ज्यादा देते हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक कहावत है कि भगवान के हिसाब में किसी का नुकसान नहीं होता। मतलब उसका सीधा सीधा हिंदी में अगर मतलब है तो वो यही है कि आपकी जो भी पात्रता है आपको हमेशा उससे ज्यादा मिलता है। तो इस बात को सोच के प्रसन्न रहे कि हमें जो मिल रहा है वो ज्यादा है। हम उतरे उससे कम के पात्र थे, लेकिन प्रभु ने हमें उससे ज्यादा दिया है। तो अब अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप प्रसन्नता महसूस करेंगे। और हमेशा ऐसा सोचेंगे कि भाई यार ये तो है बट ये नहीं है, तो परेशान रहेंगे। तो प्रसन्न रहना एक रास्ता है। दूसरा है बहुत आसान रास्ता, जिसकी आजकल बहुत कमी है, और स्पेशली हमारी यंग जनरेशन में जो आईटी फील्ड में काम करते हैं बच्चे, कि वो सूर्य के प्रकाश में नहीं रहते। सनलाइट में वो उनको मिलती नहीं है, क्योंकि उनकी शिफ्ट ऐसी रहती है कि दिन भर सोते हैं और वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। तो उनको जो एनर्जी है, आपको सूरज का प्रकाश देखने को मिलता ही नहीं। उनको 10-10, 15-15 दिन हो जाते हैं, कभी संडे वाले दिन कभी मिला तो मिला। तो सूर्य के प्रकाश में रहना भी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने का एक बहुत आसान रास्ता है। आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलने लगे हैं। अभी जैसे कोविड का समय था, उसमें डॉक्टर्स ने बोला कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप सूरज की रोशनी में बैठिए। लेकिन वो रोशनी का समय है सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद। मतलब दोपहर वाला सूरज जो है वो थोड़ा नुकसान देता है, तो उसमें ना बैठे। लेकिन जितना पॉसिबल हो, जिसके पास है जगह, वो जरूर थोड़ा सा सूरज की रोशनी में बैठे। तीसरा मैंने बताया संतोष, तो हो ही गया। योग और प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब योग और प्राणायाम अब वो बात नहीं रही जैसे पहले था कि भाई योग और प्राणायाम कुछ अलग ही तरह के लोगों का काम है। नहीं, वो अब उसमें आप स्वामी रामदेव का भी नाम ले सकते हैं, और भी मतलब लोगों को जो जन सामान्य तक वो योग और प्राणायाम पहुंचाने का जो काम है वो उन्होंने किया है। उसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। मैं तो, क्योंकि पहले लोग बड़ा इसको एक अलग ही लेवल के लोगों का काम मानते थे कि भाई ठीक है, जिनको ये सब करना है वही करें योग प्राणायाम, आम आदमी क्यों करें। तो ये भी एक है। तो योग प्राणायाम आप करेंगे तो योग का अर्थ ही है ईश्वर से जुड़ाव। योग मतलब जुड़ना, तो ईश्वर से जुड़ाव। और प्राणायाम के माध्यम से अब क्या होता है कि अब जो ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं वो ऊर्जा, अब आप बोलेंगे कि वो ऊर्जा है कहाँ। ब्रह्मांड में बहुत सारी प्राण ऊर्जा है, मतलब हर आदमी के लिए सफिशिएंट प्राण ऊर्जा है। बस आपको उस ब्रह्मांड से वो ऊर्जा एक्सट्रैक्ट करनी आनी चाहिए अपने आसपास से। तो उसके लिए अगर आप प्राणायाम करते हैं, जो भी प्राणायाम आपको सूट करता है, आपको कपालभाति अच्छा लगता है वो कीजिए, अनुलोम विलोम, जो भी आपको सूट करता है वैसा प्राणायाम आप दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जरूर करें। उससे आप वो पॉजिटिव एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। वो भी एक रास्ता है, उसमें से आप अपना हिस्सा लीजिए और इससे आप पॉजिटिव एनर्जी काफी बढ़ा सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा रास्ता है सत्संग। इसका सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब है, अगर आप सत्संग का हिंदी अर्थ करें तो उसका अर्थ है सत्संग, किसी आदमी का संग करना, उसके साथ बैठना। लेकिन अब क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हर व्यक्ति की चेतना का एक स्तर है, हर व्यक्ति की चेतना का एक स्तर है, और वो स्तर बढ़ाने के बहुत सारे तरीके भी मैंने आपको बताया। तो कुछ लोगों के तरीके, मतलब कुछ लोगों के चेतना का स्तर काफी बड़ा होता है, और आपको ये पता कैसे चलेगा? आप बोलोगे कि मुझे कैसे पता चले कि किस आदमी की चेतना का स्तर ज्यादा है मेरे से। आप एक बहुत ही नॉर्मल आदमी की तरह से अगर देखें तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। तो आप जब किसी से मिलते हैं तो आपको किसी किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ अच्छी सी फीलिंग है, कुछ वार्म फीलिंग आपको लगेगी। तो उसके साथ बैठने से, उससे हाथ मिलाने से, उससे बात करने से आपको लगेगा कि बहुत ही वार्म सी फीलिंग आ रही है। मीन्स उसकी चेतना का जो स्तर है वो आपसे ऊंचा है। और जैसा मैंने बताया कि एनर्जी हमेशा ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की तरफ ऑटोमेटिकली आती है, तो वो ऊर्जा का प्रवाह उसकी तरफ से आपकी तरफ होने लगता है। जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि या जो सिद्ध लोग होते थे उनके पास लोग जाके बैठते थे,
बैठते थे, क्यों बैठते थे? वही सत्संग है। सत्संग मतलब वो जो प्रवचन कर रहे हैं वो सुनना भी सत्संग है, बट उसका इम्पोर्टेंट चीज है कि उनका संग करना, उनके साथ बैठना। तो आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास बैठेंगे तो वो सत्संग है। दूसरा, आप उसको कैसे कैसे पता चलेंगे और उसकी अब वो चेतना का स्तर कैसे बढ़ता है। अब उस व्यक्ति ने साधना, कोई व्यक्ति इस जन्म में भी साधना करते हैं, किसी मंत्र की साधना करते हैं, कुछ तपस्या करते हैं, तो ये जो चेतना का स्तर होता है ये क्यूमुलेटिव तरीके से बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस जन्म में जो आपने चेतना का स्तर जो अपना बनाया है वो नेक्स्ट जन्म दूसरे आप भाव में जाएंगे तो वहां से वो वापस जीरो से शुरू कर, नहीं। जो चेतना का स्तर आपका एक बार जहां पहुंच गया, नेक्स्ट आप जन्म में जब जाएंगे तो वो उसके ऊपर से शुरू करेगा। वो आपका जो है वो बैटरी आपकी चार्ज हो गई, वो वहां पे रहेगा। तो इसी तरह से जो जो कई भावों से जो अच्छे काम करते हैं तो उनकी चेतना का स्तर ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। जैसे आप देखते हैं कुछ बच्चे जो है वो बहुत छोटी उम्र से ही बहुत अच्छी बातें या बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे। किसी किसी बच्चे को आपने देखा होगा कि 7-8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में वो ऐसी बातें करता है कि बड़ी ऐसा लगेगा आपको कि बड़ी ज्ञान वाली बातें कर रहा है, या उसका उसका जो झुकाव रहता है वो थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वो इसीलिए है कि वो उस स्तर पे ऑलरेडी है पिछले जन्म, उसके बाद वो आगे शुरू कर रहा है। तो ये एक स्तर की बात हो गई। और पहचानने का रास्ता मैंने आपको बताया। और कुछ लोगों से मिलने पर आपको बड़ा ठंडापन से महसूस होगा कि आप जब जाएंगे तो एक तो ये कि भाई वो आपको लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वहां से निकलो जल्दी से। तो वो आप समझ जाओ कि उसकी चेतना का स्तर आपकी चेतना के स्तर से नीचे है। तो अब आपकी जो ऊर्जा है वो उसकी तरफ गति करने लगती है ऑटोमेटिकली। तो आपको, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके अंदर से जा रही है, उसका ह्रास हो रहा है, तो इसलिए आपको लगता है कि नहीं, वो कुछ ठंडी सी फीलिंग आती है। तो इसीलिए और जैसे इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जैसे दो स्थान का आप एग्जाम्पल लो। आप कभी जैसे हॉस्पिटल्स में जाते हो, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा माहौल थोड़ा दुख का या इस तरह का माहौल रहता है, तो वहां पे आपको लगेगा जाके कि कुछ आपको अच्छा नहीं महसूस होगा, कुछ ठंडापन सा महसूस होगा आपको। उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि आप मंदिर जाओ, वहां पे आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि मंदिर का जो ऊर्जा का स्तर है वो आपके ऊर्जा के स्तर से कहीं ज्यादा है, तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ गति करती है। हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहां का ऊर्जा स्तर लो है, नेगेटिविटी फैली हुई है चारों तरफ, तो आपका ऊर्जा ह्रास होना शुरू होगा और वो नीचे के स्तर पर जाना शुरू कर देगा। ये एक एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं अपना बताऊं पर्सनली कि जैसे अपने आदरणीय राव साहब हैं, जब भी उनसे मिलता था फैक्ट्री में, तो हमेशा उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके पास बैठना, उनसे हाथ मिलाना, वो सब चीजें बहुत अच्छी लगती, क्योंकि उनकी ऊर्जा का स्तर ऑब्वियसली हमसे कहीं ज्यादा है। या आप जैसे कोई भी, जैसे आप अपने गायत्री परिवार में कभी शांति कुंज जाते होंगे, तो वहां पे जो लोग हैं जिन आपको मालूम है जो एक साधना के लेवल पे एक जगह पे पहुंच गए, तो आप उनसे मिलते होंगे तो उनके पास आपको बैठ के हमेशा अच्छा लगे। तो ये है। अब हम उन बातों की चर्चा कर सकते हैं। ये तो हमने बातों की चर्चा की जिनसे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। अब हम उन बातों की चर्चा करेंगे जिनसे हमारी नेगेटिव एनर्जी बढ़ती है, मतलब हमारी पॉजिटिव एनर्जी का लॉस होता है। ऐसी बातें कैसी हो सकती हैं? सबसे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुस्सा, क्रोध। ये जो गुस्सा जो है ये बहुत बहुत ही रैपिडली, मतलब बहुत स्विफ्टली आपका पॉजिटिव एनर्जी को कम करता है। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छा चल रहा है, अचानक से आपको किसी बात पे गुस्सा आएगा और विद इन सेकेंड्स, मतलब आप देखेंगे कि आपने 10 सेकंड आपको गुस्सा आया और उसके बाद आप एकदम से इतना लो फील करेंगे कि सारी एनर्जी मतलब लूज हो जाती है। तो गुस्सा जो है वो बहुत कम समय का भी बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस करता है। और जबकि आपने कोई फिजिकल काम नहीं किया है, आप अच्छे खासे बैठे हुए थे, आपके पास आप अच्छी हालत में थे और आपने गुस्सा किया 10 मिनट बिना कोई फिजिकल काम किए, आप थकान महसूस करेंगे क्योंकि आपका एनर्जी लॉस हो। अब इसी के ऑपोजिट अगर आप देखें कि आप कभी अगर सुबह वॉक पे जा रहे हैं या आप लॉन में काम कर रहे हैं, पेड़ पौधों के साथ हैं, घास आप काट रहे हैं, उस टाइम पे आप देखेंगे कि आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब आपका फिजिकल एनर्जी तो लॉस हो रही है, लेकिन फिर भी आप अच्छा महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है उन सब चीजों से। तो आप फिजिकल एनर्जी और पॉजिटिव, इसमें मेंटल एनर्जी में ये फर्क है कि जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो फिजिकल एनर्जी से ऊपर की चीज है। तो आप फिजिकल एनर्जी करने के बाद भी अच्छा महसूस करेंगे, और आप गुस्सा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई फिजिकल काम नहीं कर रहे, बट आपको बहुत ज्यादा लो फील होगा। तो ये हो गया। दूसरा एक पॉइंट है इसमें, वैमनस्य या ईर्ष्या। अब आप हैं, आप एक ऑफिस में काम करते हैं, आपके साथ एक और बंदा काम करता है, या आप रहते हैं कहीं पे, आपके पड़ोस में एक और बंदा रहता है। अब उस पड़ोस वाले बंदे का प्रमोशन हो जाए या वो एक बड़ी गाड़ी खरीद ले,
या वो एक बड़ा घर खरीद ले, उसका बच्चा किसी बड़े इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हो जाए, सीपीएमटी क्लियर कर लिया, आईआईटी में चला गया, आपका कुछ लॉस नहीं हुआ इसमें, आपको इसमें कुछ, आप इसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो। उसने जो किया अपने एफर्ट से किया उसको, लेकिन उससे क्या आपके अंदर एक चीज एक अलग से वो लगेगा आपको, अरे यार बताओ इतना तो कुछ होशियार नहीं था उसका बच्चा, या इतनी मेहनत तो हम भी करते हैं, हम भी ऐसी ऑफिस में काम करते हैं, उतने ही पढ़े लिखे हम भी हैं, हो सकता है उससे ज्यादा भी हो, लेकिन उसको बड़ा घर मिल रहा है, हमें नहीं हो, हमारी गाड़ी छोटी है। तो ये जो चीज है ना, ये आपको आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी ले जाती है। तो आप ये बहुत छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सामने वाले को देख के अगर वो कुछ उसने गेन किया है, तो आप ये क्यों समझ रहे हो कि वो इसी जन्म का उसका कुछ एफर्ट है या उससे उसने किया है। ये भाग्य में तो कोई चीज होती है ना। अब उसकी पात्रता उसकी थी, उसको मिल गया, आपकी पात्रता होगी तो आपको भी मिलेगा। हो सकता है कि थोड़े और समय बाद मिले, क्योंकि भाग्य में जो है वो समय से, उसका भी एक समय निर्धारित है। तो आप किसी को देख के ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं मिला, उसको उसको मिला, बड़ी अच्छी बात है, किसी को तो मिला। और वो अगर आपका पड़ोसी है या आपका दोस्त है या आपका कलीग है ऑफिस में, और वो किसी अच्छे लेवल पे जा रहा है, तो किसी दिन आपकी मदद भी कर सकता है भाई, आपको भी कुछ उससे मिल ही सकता है। तो थोड़ा सा ये वैमनस्य और ईर्ष्या की भावना को कम करने की कोशिश करें। तीसरा है बुरा आचरण। बुरा आचरण और भय, ये दो चीजें हैं। भय से आपकी एनर्जी जो है, जैसे आपको डर, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आप बिल्कुल ठीक ठाक खड़े हैं और अचानक से कोई, आपने कोई ऐसी चीज देख ली, कुछ सांप आपके सामने आ जाए, या आप कोई ऐसी चीज देख लें कि सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ, तो आपको वो डर एक अंदर आता है, अचानक से आता है, और वो इतना एनर्जी लॉस करता है कि आप मतलब खड़े खड़े आपको लगेगा कि ओहो, पता नहीं आपने कितना फिजिकल काम कर लिया, इतनी थकान हो जाती है। तो और भय कैसे आता है? भय का एक तो ये कारण है जो आपके हाथ में नहीं है, ये मतलब किसी बाह्य कारण से आपको भय होता है। दूसरा आचरण, अगर आप कुछ गलत काम करते हैं, आपने चोरी की या किसी से बिना पूछे उसको कोई सामान उठा लिया, आप उठा तो लेंगे, लेकिन उससे क्या होगा कि आपको पता है, आपके विवेक, आपके अंदर जो भगवान की जो शक्ति है, विवेक जो है, वो बताएगा कि एक चीज ठीक नहीं की, तुमने गलत किया, तो तब तो आप उठा लेंगे उसको काउंटर करते हुए। लेकिन बाद में उससे क्या होगा कि आपको डर लगेगा कि यार ये गलत तो किया है, तो इससे अब क्या होगा आगे, इससे हो सकता है मेरे साथ कुछ गलत, मतलब वो एक अननेसेसरी का भय आप अपने साथ जोड़ लेते हैं जब आप कोई आचरण गलत करते हैं। तो गलत आचरण से सिर्फ उस समय नुकसान नहीं होता, ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा तो क्या होगा, बट वो देख रहा है, जो आपके अंदर है वो तो देख ही रहा है ना, कोई आपको देखे ना देखे, जो आपके अंदर है वो देख ही रहा है। तो आप जो, अगर आपको फील हो रहा है कि कोई चीज गलत है, और सबको फील होता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो वो ठीक है गलत है, वो आपको बता देता है, अंदर से पता चल जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि काम गलत है तो समझ करिए, कोशिश करिए कि ना करें। तो वो भी आचरण और भय, मतलब कोई भी बुरा आचरण करने से पहले, और हमें पता लगता है, मतलब हमें अलग से, और ऐसी बहुत सारी चीजें हम उन पर अलग से चर्चा कर सकते हैं, बट एक ये जरूर है कि आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए, तो मत करिए। आप देखिए, आप जब चोरी करने में या कुछ ऐसा गलत काम करने में आपके हाथ कांपने लगे, जबकि आप, ऐसा कुछ नहीं कि आपकी फिजिकल एनर्जी बहुत कम है, आप वो काम कर नहीं सकते, लेकिन आपके हाथ कांपेंगे, क्योंकि वो आपको पता है कि अंदर से कि वो चीज ठीक नहीं है, तो वो आपका पॉजिटिव एनर्जी लॉस करती है या नेगेटिव एनर्जी बढ़ाती है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो मैंने ये सारी चीजें बताई, इनसे भी बड़ी चीज जो आपकी नेगेटिव एनर्जी बढ़ाती है और पॉजिटिव एनर्जी का ऐसे चुटकियों में आपका लॉस कर देती है, वो है चिंता। चिंता या टेंशन। अब अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, तो आप बोलेंगे कि ये भी कोई बात है यार, चिंता नहीं करनी चाहिए, मतलब चिंता तो होती है, मैं थोड़ी चिंता कर रहा हूँ, अब हो जाती है चिंता। तो उस, अभी चिंता क्यों होती है? अब आप कुछ बोलेंगे कि भाई चिंता नहीं, आपने बड़ा आसानी से बोल दिया कि चिंता नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे थोड़ी है। चिंता अगर किसी को, अब मुझे अगर चिंता हो रही है तो उसमें कई कई सारे कारण ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मेरे हाथ में नहीं है, तो चिंता होनी है तो होनी है। तो अब उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मतलब मेरे एक्सपीरियंस में तो, मैंने पढ़ा भी है कई जगह, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो लॉस होता है, जो हमारी एनर्जी का जो लॉस है, वो उसका सबसे बड़ा रीजन है चिंता। जब आप चिंतित होते हैं तो किसी भी रीजन से हो, आप लेट इट बी एनी रीजन, आप कोई भी कारण रखिए, अगर आपको चिंता है तो आपको भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, है ना, आपको अजीब अजीब तरह की बीमारियां, डिप्रेशन आजकल ऐसा कॉमन हो गया है, किसी बच्चों को डिप्रेशन होने लगा है, आपको एंजाइटी होने लगेगी। ये सब जो है ना, ये मतलब स्ट्रेस या टेंशन, आजकल तो डॉक्टर बताते भी हैं कि भाई डायबिटीज और बीपी
इनका तो रीजन ही स्ट्रेस है। अब ठीक है स्ट्रेस तो है भैया, लेकिन इसको कहाँ ले जाएं स्ट्रेस को? अब है तो है। अब हाइपरटेंशन, डायबिटीज, आईबीएस, इंसोम्निया, ये सारी बीमारियां भी टेंशन से होती है। तो चिंता जो है बहुत ही, आप कितना भी अच्छा खाओ, कितनी भी एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन टेंशन जो है वो आपको ठीक नहीं रहने देती। तो और कुछ ऐसी बीमारियां जो मतलब मैंने तो बचपन में कभी नहीं सुनी थी। हम जब छोटे थे हमने कभी किसी डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज हमने नहीं सुनी क्या है, लेकिन अब हमें भी हो गया। तो अब ये नई नई बीमारियां हैं। और सबसे ज्यादा दुख होता है कि बच्चों को डिप्रेशन होने लगा। उनके रीजन अलग है, और इन सब का मूल कारण क्या है? चिंता की अधिकता। मतलब टेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ती है, और चिंतन का अभाव। अब चिंता और चिंतन दो चीजें हैं, इनमें डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। चिंता क्यों होती है? चिंता तो सबको होती है। इसका इसका एक बड़ा अच्छा मेरे को अनुभव हुआ जब आज से करीब 20-25 साल पहले मैं श्री राम पिस्टन एंड रिंग्स कंपनी है लिमिटेड गाजियाबाद में, वहां पे जॉब करता था। तो वहां पे एनपीसी, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल से एक वर्कशॉप हुआ था एक दिन का। तो उसमें एक बहुत सीनियर डायरेक्टर थे, आई थिंक वो रिटायर हो चुके थे, उसके बाद वहां पे वो वर्कशॉप लेने आए थे। 70 के आसपास उनकी एज थी, नाम तो मुझे अभी याद नहीं। उन्होंने एक वहां पे मुझे बताई चीज, और वो मुझे आज तक याद है। और मैंने जब भी मुझे टेंशन होती है तो मैं वो उससे अपने आप को जोड़ के देखता हूँ कि यार ये रीजन तो उन्होंने बहुत सही बताया। वो कैसे है कि उन्होंने हमें बताया कि देखिए, हम हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो मतलब मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है चिंता के विषय से। क्योंकि हम सब लोग ये बोलते हैं कि चिंता तो होती है, आप तो उसे लाते नहीं हो। तो वो एक रीजन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चिंता क्यों होती है, उसका मूल कारण क्या है। तो कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में दो सर्कल होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, एक है सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी। मतलब सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी से आप क्या समझेंगे कि कुछ ऐसे काम, जो भी ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रकृति ने, आपको प्रभु ने, आपको जिसके लिए सक्षम बनाया है, वो सारे काम जो है वो आते हैं आपके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में। जैसे आप 20 किलो वजन उठा सकते हैं, ये आपके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में आता है। आपको किसी ने बोला कि 10 किलो सब्जी लेके आनी है, 15 किलो आटा पिसवा के लाना, और आप 20 किलो वजन उठा सकते हैं आराम से, तो वो आपके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में। आप आराम से जाओगे, लेके आ जाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है सर? या आपकी जॉब है, आप कहीं पे जॉब करते हो और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, और आपका महीने का खर्चा 50,000 रुपए है, तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आपके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में है। भगवान ने आपको इतना सक्षम बनाया कि 50,000 रुपए का खर्चा कर लो। बट आप सोच के देखो कि अगर यही खर्चा किसी वजह से किसी महीने 1.5 लाख रुपए हो जाए, तो सैलरी आपकी 1 लाख है, तो चिंता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो ये अब एक सर्कल हो गया, सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी। मतलब वैसी चीजें जो आप कर सकते हैं, जिनके लिए आपको प्रकृति ने या प्रभु ने सक्षम बनाया, वो हो गया सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी। एक हो गया सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी। वो मतलब आपको पता है कि प्रकृति ने आपको इस लायक या ये इतनी शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति या भौतिक शक्ति नहीं दी कि आप ये काम कर सको। तो वो सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी में आता है, और वो आप इजीली, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देके आप अगर देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा काम आपके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में है और कौन सा काम आपके सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी में है। तो जब आप सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी वाले कामों पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो, तो एनर्जी का लॉस होता है और आपको टेंशन आती है। अब कैसे, उसका एक एग्जाम्पल देखिए। 2 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक वियर्ड एग्जाम्पल है, और एक अभी एट प्रेजेंट में जो चल रहा है उसका एग्जाम्पल देता हूँ। 2 प्राणी है, एक मछली है और एक घोड़ा है। मछली को प्रकृति ने एक कैपेबिलिटी दी है कि वो पानी में तैर सकती है, बहुत दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है बिना बाहर आए। तो ये उसके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में आता है। एक दूसरा पशु है घोड़ा, उसको प्रकृति ने कैपेबिलिटी दी है कि वो पृथ्वी के ऊपर बहुत तेज दौड़ सकता है। हम सारे बड़ी चीजों की जो जितनी भी पावरफुल चीजें हैं उनकी अगर कैलकुलेशन करें तो वो अश्व शक्ति में ही करते हैं, हॉर्स पावर। तो अब दोनों के पास, दोनों के सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी अलग अलग है। एक का सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में है कि वो पानी के अंदर बहुत देर तक रह सकती है, और दूसरे के सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में है कि वो जमीन पे बहुत तेज दौड़ सकता है। अब अगर वो यही काम कर रहे हैं, मतलब अगर मछली पानी में गहरा तैरना चाहती है या उसको ऐसा कोई टास्क आया कि उसको पानी में गहरा जाना, तो वो इजीली चले जाएगी विदाउट एनी टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। और घोड़े को अगर बोला जाए कि आपको बहुत तेज दौड़ना है पृथ्वी के ऊपर, तो वो दौड़ लेगा। अब इसका उल्टा करिए,
अगर मछली सोचे कि मैं तो दौड़ ही नहीं सकती पृथ्वी, तो वो उसके सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी में आता है। बट अगर वो सोचने लगे कि घोड़ा दौड़ रहा है, मैं नहीं दौड़ सकती, तो उसको क्या होगा, टेंशन होगी। उसको मालूम है कि वो उसकी सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी का पार्ट है, लेकिन उसको वो सोचेगी कि मैं क्यों नहीं दौड़ सकती। या फिर आप इसका उल्टा देखिए, अगर घोड़ा ये सोचने लगे कि मैं पानी में तो रह नहीं सकता थोड़ी देर में, वो अपनी सर्कुलेबिलिटी के ऊपर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए वो टेंशन होगी। तो हमको क्या करना है, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे आजकल रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अब सभी लोग जानते हैं। सुबह कोई चैनल लगाइए आप, तो एक वो चैनल है न्यूज नेशन करके, थोड़ा लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ, किसी का नाम ऐसे, वो पिछले 20 दिन से बोल रहा है कि 3 घंटे के अंदर कीव खत्म हो जाएगा। और वो एक दूसरा चैनल है, वो हर दिन बोलता है कि आज रात को वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे मूड में हैं, सब कुछ घर में अच्छा चल रहा है, और आप 10 मिनट वो चैनल देख लो, तो आप फिर अच्छा, अब वो काम रशिया या यूक्रेन का वार जो है, या वर्ल्ड वॉर 3, वो आपके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी का पार्ट है? आप कुछ कर सकते हो उसको रोकने के लिए? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर उसको देखोगे या उसके बारे में सोचो या अपनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करोगे, यार ये क्यों हो रहा है, अब रशिया क्या करेगा, अब तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, फिर वो परमाणु बम, वो आपको एक टेंशन होने लगेगी। टेंशन होगी तो आपका एनर्जी लॉस होगा। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको दिए चिंता के, और सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी। अब चिंतन क्या है? चिंतन है जब आप अपनी एनर्जी सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उस जो काम आपकी कैपेबिलिटी में है, जैसे अभी मेरी बेटी है, अब वो जब 4-5 साल बाद उसका मुझे ऐसा लगे कि यार अब इसकी शादी करनी चाहिए, तो वो मेरी बेटी है, मुझे मेरे ऊपर जिम्मेदारी उसकी शादी करने की, तो वो मेरी सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में आएगा। अब मुझे उसका चिंतन करना है कि उसके लिए अच्छा लड़का देखा जाए, उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो, वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, मैं कैसे मेरे पास जो पैसा या जो मेरे पास स्रोत है या जो मेरे पास क्षमता है, उसको कैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं कि वो अच्छे से पढ़े लिखे। ये सब चीज है जो मेरे सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में है। तो अगर मैं इस पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता हूँ, तो ये चिंतन है कि जो काम मैं कर सकता हूँ, उसे मैं कैसे अच्छे से कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड चिंतन। तो चिंतन से आपका बेनिफिट होगा, आपको कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास, आप सोचो कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, अभी आपकी नौकरी लगभग, आप रिटायर होने वाले, आपके पास 1 करोड़ का बैंक बैलेंस है, और आपको 80 लाख का फ्लैट खरीदना है, तो आपको टेंशन नहीं होगी। आप चिंतन करोगे कि लोकेशन कौन सी अच्छी होनी चाहिए, मुझे कितने BHK का फ्लैट लेना है, मेरे को कौन सी जगह पास पड़ेगी, उसके आसपास की क्या क्या चीजें अच्छी हैं, एमिनिटीज कितनी है, क्योंकि पैसे की कोई टेंशन ही नहीं है, वो आपके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में। अब कई लोग क्या करते हैं, उनके पास बैंक बैलेंस 50 लाख, वो 80 लाख का फ्लैट खरीदना है, 30 लाख का लोन ले लेंगे, वो सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में नहीं था, तो वो वहां पे चिंता नहीं होगी, वहां पे चिंता हो जाएगी कि 30 लाख कैसे जुटाऊं, उसके लिए बड़ा लोन लेंगे, फिर उसका इंटरेस्ट रेट, फिर आगे 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 वो मतलब मल्टीप्लाई होता जाए। तो हमको चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी। तो जब हम चिंता कम करते जाएंगे और चिंतन बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी और निगेटिव एनर्जी का लॉस कम होगा। तो ये ऊर्जा का सदुपयोग ये होगा कि हम चिंतन बढ़ाएं और चिंता कम करें। और उस ऊर्जा के सदुपयोग, चिंता और चिंतन जो सब्जेक्ट था, वो मेन इसीलिए था कि आप रोजमर्रा के जीवन में, देखिए, आप अपनी पात्रता चेंज नहीं कर सकते, आपकी पात्रता फिक्स है, वो प्रकृति ने जो आपको दे दिया है सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में, आपका फिक्स है। तो आप अपनी एनर्जी जो है, और हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग अपनी 90% या उससे भी ज्यादा एनर्जी जो है, वो अपने सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी में एनर्जी इन्वेस्ट कर देंगे, तो सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी के लिए एनर्जी बचेगी नहीं। तो हम जो चिंतन के लिए, हमें चिंतन के लिए भी ऊर्जा चाहिए, वो भी तो, उसके लिए भी तो सोचना ही पड़ेगा ना, प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो वो एनर्जी सारी इन्वेस्ट हो गई सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी में, तो अब चिंतन के लिए ऊर्जा ही नहीं बची आपके पास। तो आपको आपको सिर्फ सिंपल, आप कोई भी काम करने जाएं, कुछ भी, आपको फ्लैट खरीदना है, आपको बिटिया की शादी करनी है, आपको बच्चे को पढ़ाना है, आपको उसको कुछ बिजनेस कराना है, जो भी काम आपको करना है, आप 2 गोले बना लो और देखो कि भैया मेरा सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से आप करो, तो आपको चिंता कम होगी। मैं एक मतलब ऐसा नहीं कि इससे चिंता खत्म हो जाएगी, बट कम होगी। और आप अपनी जो फिर उसके बाद जो आपकी एनर्जी है, वो सारी सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में, मतलब चिंतन में लगाओ कि वो काम कैसे अच्छे से कर सकते हैं। लोगों से सलाह लो, उस फील्ड के जो जानकार लोग हैं उनसे बात करो, तो वो आप करोगे तो अच्छा रहेगा। तो अपने सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी को पहचानिए और उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करिए।
देखिए अभी अब हम इसको जो भी हमने अभी तक बोला है, जो भी बातचीत हमने अपना चर्चा की है, उसको थोड़ा सा अब हम समेटते हैं। तो कुछ चीजों पे कंक्लूजन पे बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करना है उन सभी उपायों से जिनके हमने अभी चर्चा की। आपको उनमें से जो अपने लिए सबसे अच्छा लगे, जो सुटेबल, मोस्ट सुटेबल ऑफ द लॉट, वो आप चूज कर लो और उस पर आप काम करना शुरू करो। चिंता और चिंतन में फर्क समझिए और चिंता से बचिए और चिंतन को बढ़ावा दीजिए। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप अपने सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी और सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी को पहचानिए। आराम से बैठ के 10 मिनट सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ऐसा करते हुए, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, एक चीज और, जब आप अपने सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी डिफाइन करेंगे ना और सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी डिफाइन करेंगे, तो बीच में एक सबसे बड़ी चीज आएगी जो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, अहंकार, ईगो। जैसे ही आप ये करेंगे कि अरे मैं इसके लिए तो पात्र नहीं हूँ यार, तो आपका ईगो क्या बोलेगा, क्यों, ये क्यों नहीं कर सकते तुम, अरे ऐसे थोड़ी होता है, कर सकते हो। तो अहंकार बीच में आएगा, बट आपको उसको कंट्रोल करना है। आप उसको बोलो नहीं नहीं भैया ये नहीं हो सकता, मुझे पता है मैं किस चीज के लिए पात्र हूँ, मुझे जो मेरे जो कर्म थे उसके हिसाब से मुझे जो पात्रता मिली है वो मुझे पता है, तो तुम शांत बैठो, मैं नहीं कर पाऊंगा वो। तो वो अहंकार को भी आपको आपको काउंटर करना पड़ेगा। उस टाइम आपका ईगो आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ये फालतू बात है, सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी कुछ नहीं होती, दुनिया में सब कुछ किया जा सकता है, तुम आगे बढ़ो, ये करो वो करो, उसने भी किया तुम भी कर सकते हो, हिम्मत, ये आपके मन में विचार आएंगे, कुछ नहीं। और दो चार हो सकता है ऐसे कुछ लोग भी मिल जाएं जो बोले कह रहे नहीं नहीं यार कुछ नहीं होता, तुम करो हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप बिल्कुल शांत चित्त होकर पहले देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, और उसमें दो चार लोगों को मत बिठाइए अपने साथ, एकांत में बैठिए, खुद डिसाइड कीजिए कि आपका सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी क्या है। और जो जो आपका नेचुरल सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी उसी को मानिए। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है, जब आप क्योंकि हमारा जो मन है ना वो बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब उश्रृंखला है, वो जैसे ही आप सर्कल ऑफ इनकैपेबिलिटी, उसको लगेगा यार ये आदमी तो हर चीज में सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी और इनकैपेबिलिटी ढूंढ लेता है। तो वो जो आप काम कर सकते हैं ना, जो प्राकृतिक रूप से आप जिसके लिए सक्षम है, वो उसके लिए भी वो आपको बोलेगा यार इसको इनकैपेबिलिटी में डाल लो, क्या जरूरत है करने की। तो वो आप आलस्य फिर मतलब आप वो चीजें जो आप कर सकते हैं वो भी वो बोलेगा कि नहीं करनी है। तो उसको भी ध्यान रखना कि आप नेचुरल जो सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी है उसी को ध्यान दीजिए, आर्टिफिशियल नहीं। जो आप कर सकते हैं उसको करिए। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप बीटेक है, आपको एमबीए करना है। अब आपने थोड़ा बैठ के सोचा तो आपके मन ने आपको बोला कि अरे नहीं यार नहीं होगा ये एमबीए, ऐसा नहीं है। जब आपने बीटेक किया है और आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो आप एमबीए क्यों नहीं कर सकते। हमने अपनी सारी पढ़ाई जो है वो जॉब करते करते की है, मतलब डिप्लोमा करके हमने जॉब शुरू किया था, उसके बाद बी किया, एमबीए किया, एनर्जी ऑडिटर का कोर्स किया, देन पीजीडीसीए के, सब पढ़ाई के साथ उसके साथ किया, 100 किलोमीटर रोज बाइक भी चलाई। तो अगर वैसे अगर आप सोचने लगे तो कोई भी, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि भैया ये नहीं होगा, बच्चों को पढ़ाने की उम्र में कहाँ तुम वहाँ धक्के खाने जा रहे हो, तुम पढ़ोगे कि बच्चों को पढ़ाओगे। तो ये सब, लेकिन वो सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में था, मतलब हमारे पास वो फीस देने के पैसे थे और थोड़ी मेहनत करनी थी, वो हमने की। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो प्राकृतिक सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी आपका है आप उसको पकड़े, और ऐसा ना करें कि मतलब उसको आर्टिफिशियल उस पर चले जाए। और अंत में प्रकृति या परमात्मा की सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बने। आपको प्रकृति की सहायता भी मिलेगी, परमात्मा सबकी सहायता करते हैं, लेकिन उसके लिए पात्र बनना है। तो पात्र बनने के लिए क्या कर सकते हैं आप, समर्पण। आप पहले ये मानिए कि मेरे पास इस चीज की पात्रता नहीं है, तो प्रभु मेरी थोड़ी मदद करिए, मैं पात्र नहीं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोल रहे तो पहले ये मानिए कि गिलास खाली है, तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है। अगर आप ये मानेंगे कि नहीं गिलास भरा हुआ है तो उसमें फिर कुछ और भरेंगे तो बाहर ही गिरेगा। तो पात्रता जो है आपकी प्रकृति से मांगिए, प्रकृति से कोई दिक्कत नहीं, प्रकृति से मांगने में। प्रकृति कह लें आप उसे, परमात्मा कह लें, प्रभु कह लें, जो भी है उनसे मांगिए, लेकिन उसके लिए पात्र बनिए। पहले समर्पण करिए कि जी मेरे पास ये नहीं है, तो मुझ पर कृपा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, आप मेरी सहायता करें। तो अगर वो करेंगे तो आपकी पात्रता निश्चित बढ़ेगी और आपको प्राकृतिक मदद मिलेगी, जो नेचुरल बैलेंस वाली बात मैं बता रहा हूँ आपको मिलेगा। और इसी के साथ मतलब मैं तो ये आशा करता हूँ कि आप सभी भविष्य में अपनी ऊर्जा का संग्रहण करेंगे और चेतना के उच्च स्तरों को प्राप्त करेंगे, चिंता को कम करेंगे, चिंतन को बढ़ाएंगे और अपना कल्याण करेंगे। अब आपने इतने धैर्य और शांति से मुझे इतनी देर सुना, क्योंकि मैं इसके लिए पात्र नहीं था कि मैं यहाँ पे बोलूं, बट जो भी मैं जितना बता पाया अपने हिसाब से मैंने बताया।
तो आपने इतनी देर मुझे, क्योंकि इसमें कई सारे लोग हैं जो मेरे लिए काफी मतलब आदरणीय हैं, तो उनके सामने बोलना थोड़ा सा, पर फिर भी ठीक है, मैंने कोशिश की। तो जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आपने मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए धन्यवाद। और आप सभी अपना ऐसे ही चिंतन बढ़ाते रहें। और राव साहब को स्पेशल धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी एक और प्रतिभा पहचान सकूं, कि मैं भी बोल सकता हूँ। ये फर्स्ट टाइम था, तो उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। और वो ऐसे ही आगे हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते रहें, और हम सबका कल्याण। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। अगर किसी का कोई प्रश्न अगर है, तो अगर मैं उसको कुछ बता पाऊँ तो मैं कोशिश करूंगा। क्षितिज भाई से अनम्यूट कर दें सबको शायद। हाँ, अनम्यूट और कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं सब लोग। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। वैसे तो ये मुझे लगता है चंदन कि वर्मा जी ने हैंड रेज किया है, अगर ये कुछ अपने आप को अनम्यूट करें। चंदन जी, जी बोलिए। हाँ, सभी लोगों को प्रणाम। सर ने एक बहुत अच्छी बात बीच में उन्होंने बताई थी कि एकदम से जैसे अच्छे मूड में होते हैं, पॉजिटिव मूड में, अचानक से कुछ ऐसा मोमेंट आता है कि एकदम से गुस्सा आता है और सब एनर्जी बिल्कुल थका थका सा होने लगता है। तो ऐसे मोमेंट से बचने के लिए कुछ मार्गदर्शन करें सर। उसके लिए भाई साहब सिंपल यही है कि बस क्रोध का क्या है ना, क्रोध एक बहुत क्षणिक चीज होती है। तो अगर आपको कभी क्रोध आ रहा है तो थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, ऐसा नहीं कि एकदम हो जाएगा, बट आप उस क्रोध के कारण को देखें बस, कि ये क्यों हुआ। अगर आपने उसको देख लिया तो आएगा ही नहीं क्रोध, क्रोध वहीं खत्म हो जाएगा। उसको मतलब उस वक्त उस पर रिएक्ट करने की बजाय उस पर थोड़ा सा चिंतन कर ले तो काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और कोई लोग कुछ पूछना चाहते हैं? किन्हीं का कोई प्रश्न है? जी प्रदीप राव भाई साहब, बाकी आप आगे जी। मुझे लगता है कि जैन साहब ने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आकर के हम लोगों को इन चीजों का समझाया है ना। मुझे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया उन्होंने जो जो बात बोली है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और फिर बाकी रही है चीज वो हमारी प्रैक्टिस के लिए, तो निश्चित रूप से बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आकर के ये डे टू डे लाइफ के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, और किस तरह से ईगो अपना फॉर्म चेंज करके हमें गलत रास्ते के डिस्ट्रैक्ट करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैपेबिलिटी पता चल गई, इनकैपेबिलिटी भी पता चल गई, तब भी वो हमें डल भी बना सकती है। तो इसके लिए प्रति भी सजग रहना चाहिए। ये मुझे लगता है कि हर एक के साथ समस्या आ सकती है। मान लीजिए हमने अपनी कैपेबिलिटी को पहचान भी लिया और इनकैपेबिलिटी को भी पहचान लिया, और हम कैपेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार वो हमें डल कर सकती है कि नहीं यार क्या जरूरत है। ये मन की प्रकृति है, मन की गति है। अब मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर मनोज शर्मा जी से निवेदन है कि वो भी कुछ इस विषय पे बात रखें और धन्यवाद दें। प्रोफेसर मनोज शर्मा जी। सर अपने आप को अनम्यूट करें। प्रोफेसर साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं किसी कारण से। जी आप ही कीजिए। तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और ये विषय, इस बात में हम चिंता और चिंतन की बात हम समझते तो थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में किस तरह से वो कभी कभी आवेग आई जाते हैं और चिंताएं भी जीवन में आती हैं। उन चिंताओं में रास्ता दिखाने की व्यवस्था में आपने एक बात बोली थी, समर्पण। अगर आप चाहें तो उसे थोड़ा सा और क्लियर करें कि मतलब हम अपने जो कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए या अपनी पात्रता को बढ़ाने के लिए समर्पण की जो बात है तो किस तरह से, क्या ये जो मोटिवेशन लोग स्पीच होती हैं, लोग बड़े बड़े पैसा देकर के मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाते हैं और वो हमें एक्साइट करते हैं कि आप नहीं, आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने आप को बदलो और असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं, तो क्या वो मोटिवेशन ठीक नहीं है? नहीं सर, मोटिवेशन ठीक है। मोटिवेशन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मोटिवेशन शब्द ही पॉजिटिव है। बट मोटिवेशन में भी ये है कि अगर जैसे वो आपको फिर वो तो बोल रहे हैं, वो 100 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मोटिवेट कर रहे हैं कि आप करो, जो करना चाहते हो करो, उसके लिए आगे बढ़ो। क्योंकि उनको पता नहीं है कि हर उन 100 लोगों में से हर अलग अलग व्यक्ति की कैपेबिलिटी या सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी क्या है, उनको पता नहीं है। वहां उस गैदरिंग में 100 लोगों में हो सकता है कि कोई ऐसा भी बंदा हो जिसके पास 2 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, ऐसा भी हो जिसके पास 20 लाख रुपए हो। तो उनको वो हर उन 100 लोगों में, ये तो पॉजिटिव चीज है कि आप मोटिवेट हो और किसी भी
बड़े लक्ष्य के लिए आप आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, लेकिन उस लक्ष्य से पहले उस लक्ष्य को तय करना जो है ना, वो उन 100 लोगों का अपना काम है। कि आप वो जो लक्ष्य है ऐसा ना करें कि वो 100 लोगों के लिए एक ही लक्ष्य तय कर दें। उसमें कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है जो पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हो, और एक ऐसा भी हो सकता है जो जीनियस हो, तो वो अगर वहाँ एक लक्ष्य रख दें कि आपको कल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से MBA करना है, तो वो तो एक तो जो जीनियस है वो तो कर लेगा आराम से, क्योंकि उसके सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी में। जो 12th वाला जो पढ़ाई में वीक है वो नहीं कर पाएगा। तो आपको लक्ष्य जो है वो 100 लोगों का लक्ष्य एक कभी नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन इज गुड, मोटिवेशन तो सही है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य जो भी आप निर्धारित करो उसके लिए आगे बढ़ो और अपनी एनर्जी उसमें लगाओ, बट वो लक्ष्य आपको ही तय करना है। मतलब वो सर्कल ऑफ कैपेबिलिटी, इसीलिए मैंने बोला कि वो लोगों से पूछने के लिए आप खुद बैठ के तय करो। आप अपना लक्ष्य जो रखना चाहते हो, और लक्ष्य कैसा होना चाहिए कि जैसे आपको लग रहा है कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और आप 12 या 13 लाख रुपए का कोई लक्ष्य रखना चाहो, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मतलब ये अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग हो सकता है, तो आप उतना तो रखो, 10-20% आप एफर्ट करके बढ़ा सकते हो। लेकिन आप वो 10 लाख रुपए के बैंक बैलेंस के साथ 50 लाख का लक्ष्य रखोगे तो चिंता हो जाएगी, वो चिंतन नहीं रहेगा। तो आप सीढ़ियों से ऊपर जाओ, मतलब इतना ऊपर एक साथ लक्ष्य ना रख लो कि वो ना पूरा हो पाए। ये मोटिवेशन इज ऑलवेज गुड। तो मतलब वो लक्ष्य हमें अपनी कैपेसिटी को देख करके निर्धारित करने चाहिए, और फिर उसके हिसाब से हम अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएं, अपने उसको बढ़ाएं। ये बहुत अच्छी बात है। और कोई किसी को प्रश्न है? मेरे को तो देखिए बहुत क्लियर हो गए हैं चीजें, तो पूछ सकता है कोई, किसी की जिज्ञासा है? Rajesh ji, very well said. Very good takeaways. Circle of capability, circle of incapability. बहुत अच्छा बताया आपने, and will implement this in life. Thank you very much. थैंक यू सर। कुछ चैट बॉक्स में कुछ नाम है देखिए? नहीं, सब लोग वही धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सब आपको बहुत सारी बधाई आ रही हैं कि काइंडली ईमेल द रिकॉर्डिंग एज आई कुड नॉट जॉइन। वो मैं वो भिजवा दूंगा आंसू को बोल के, अभी जब वो करेगा तो ठीक है, देख लीजिएगा। और ये कल 1 या 2 दिन के बाद आप ये YouTube चैनल के ऊपर ये आ जाएगा, स्पिरिचुअलिटी इन न्यू इरा करके एक चैनल बन गया है, उसके अंदर आशुतोष शांडिल्य जी डालते हैं, तो आप उसके अंदर देख सकते हैं। इसको यशपाल सिंह जी भाई साहब कह रहे हैं कि वो थोड़ा लेट जुड़े थे, तो वो उसमें से इसको पढ़ लेंगे, सुन लेंगे दोबारा से। ठीक है, ये जैन साहब का ये जो पूरा जो वक्तव्य है, ये पूरा जो स्टेटमेंट्स हैं, और ये पूरा उसमें आ जाएगा। तो जैन साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। आपने आपका, मुझे पता है आपका जीवन बड़ा व्यस्त जीवन है, और आप भारत सरकार के बड़े महत्वपूर्ण कामों को देख रहे हैं, और उसमें से आपने समय निकाल करके हम लोगों का मार्गदर्शन किया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और आशा है कि ऐसे ही समय समय पर आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। इस भाव के साथ चलिए विदा करते हैं। आइए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर प्रणाम। जैन साहब सादर प्रणाम, शुभ विदा। अगले संडे को फिर सब लोग मिलेंगे। जी जी, इस भाव के साथ हमारे क्षितिज भाई साहब कह रहे हैं, हमारे होस्ट कह रहे हैं कि फिर विदा कर रहे हैं, इसलिए कि अगले संडे को फिर हम लोग 7 बजे मिलने वाले हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।